हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में हम एम्पीयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। वही लेक्चर नंबर 7 में भी आगे बढ़ाएंगे। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के तहत आज हम लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long solenoid सबसे पहले तो ये धारावाही प्रणालिका होती क्या है, इसे समझ लिया जाए। वास्तव में यह एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है। धारावाही प्रणालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है। जो तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी के ऊपर, यहाँ इसको मिटाइए, जो कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की लंबी नलिका के ऊपर तांबे के
तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। ठीक, ये आपकी धारावाहिक प्रणालिका है। ये धारावाही प्रणालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है जो कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की लंबी नालिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जो किनारों के अलावा भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। इसकी दिशा दाएं हाथ के नियमानुसार दी जाती है। इसकी दिशा दाएं हाथ इसकी दिशा दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही प्रणालिका इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां प्रणालिका पर धारा की दिशा में लिपटी हों, इसकी दिशा दाएं हाथ के नियमानुसार यदि नियमानुसार
दाएं हाथ में प्रणालिका को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां परिनालिका पर धारा की दिशा में लिपटी हों धारा की दिशा में लिपटी हों तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तना होता है। ठीक, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तना होता है। ये हम डाट द्वारा व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर बाहर की ओर वैद्युत धारा की दिशा निरूपित कर रहे हैं। तथा यह क्रॉस व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर धारा की दिशा निरूपित कर रहे हैं। ये डाट द्वारा बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर तथा क्रॉस द्वारा इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर विद्युत धारा की दिशा को निरूपित कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रणालिका के भीतर पहुंचते हैं, केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा दूर जाने पर ये बल रेखाएं धीरे धीरे वक्राकार हो जाती हैं। चित्र में डॉट द्वारा परिनालिका में
धारा की दिशा सफेद बोर्ड के लंबवत बाहर व क्रॉस द्वारा धारा की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होती है। प्रणालिका के अंदर बीच में चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के समांतर होती हैं। अक्ष के समांतर ऋजुरेखीय होती हैं तथा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने पर वक्राकार होती जाती है, हो जाती है। ठीक, माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है। माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है।
भुजा ए बी अक्ष के समांतर भुजा ए बी अक्ष के समांतर है, अतः चुंबकीय क्षेत्र बी व ए बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0। भुजा बी सी व ए डी व भुजा ए डी बहुत लंबी हैं, जिससे लंबी हैं व बी के लंबवत हैं। जिससे आइए अब इसको मिटा के करते हैं। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। जिससे भुजा सीडी पर जिससे प्रणालिका के कारण भुजा सीडी पर चुंबकीय क्षेत्र
नगण्य है। इस बंद पथ के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम से इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट dl इक्वल इंटीग्रल a टू b वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस इंटीग्रल B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस C टू D वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। ये समीकरण 1। चूँकि भुजा BC व भुजा AD वेक्टर B पर लंब है, अतः थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 90 अंश बराबर 0। वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल B dl cos थीटा इक्वल B dl cos 90 अंश इक्वल 0। इसलिए इंटीग्रल B टू C B डॉट dl इक्वल इंटीग्रल D टू A B डॉट dl इक्वल 0। समीकरण 2। पुनः भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है, अतः
प्रणालिका के कारण भुजा CD पर चुंबकीय क्षेत्र B शून्य होगा, शून्य है। अतः इंटीग्रल C to D इक्वल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल इंटीग्रल C to D B DL cos थीटा इक्वल B इंटीग्रल C to D DL cos थीटा इक्वल 0 गुणे इंटीग्रल C to D DL cos थीटा। ठीक, इसको मिटा के लिखा जाए। अतः इंटीग्रल C to D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल 0। ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 से इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल इंटीग्रल A टू B डॉट DL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल इंटीग्रल A टू B डॉट DL। अतः या इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट DL इक्वल इंटीग्रल A टू B डॉट DL। ये समीकरण 4। चूंकि भुजा AB अक्ष के समांतर है, अतः
वेक्टर बी व ए बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0, इसलिए cos थीटा बराबर cos 0 अंश बराबर 1। अतः इंटीग्रल a टू b वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल इंटीग्रल a टू b b dl cos थीटा इक्वल इंटीग्रल a टू b b dl cos 0 अंश दिस इक्वल इंटीग्रल a टू b b dl, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 लिखे हैं, चूँकि b कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया इंटीग्रल a टू b dl। माना भुजा AB की लंबाई x है, इसको मिटा के यहाँ लिख रहे हैं। माना भुजा AB बराबर x, इसलिए इंटीग्रल a टू b dl इक्वल AB इक्वल x। अतः इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल b इंटू x। ये हो गया समीकरण 5। ये देखिए इंटीग्रल a टू b b डॉट dl की वैल्यू b इंटू इंटीग्रल a टू b dl और जिसका मान आ गया x, ये हो गया इतना। अब चूंकि प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n, इसलिए अब इसकी लंबाई AB की लंबाई x माने हैं तो x मीटर लंबाई में फेरों की संख्या
n गुणे x पुनः प्रति फेरे प्रवाहित धारा बराबर I0। मान लीजिए ये प्रति फेरे प्रवाहित धारा है, इसको हम मान ले रहे हैं I0। इसलिए यहाँ देखिए फेरों की संख्या यानी x आ गई, तो यानी x फेरों में प्रवाहित धारा प्रवाहित नेट धारा I0 गुणे NX। ठीक, एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल μ0 इंटू नेट धारा। इसको हम समीकरण 6 मान लें। समीकरण 5 व समीकरण 6 से मान रखने पर समीकरण 5 से इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डी एल का मान है b इंटू एक्स बराबर μ0 इंटू नेट धारा। नेट धारा का मान समीकरण 6 से है I0 इंटू NX। आप देखिए बाएं और दाएं पक्ष से x कट गया तो आपको मिला अथवा b बराबर μ0 NI0 μ0 NI0। ये है समीकरण 7। ठीक, तो इस प्रकार हमने धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI0 निकाला। ठीक, आइए माना यल लंबी प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको मिटा के अब लिख रहे हैं यहाँ से, ये प्रणालिका है
इसकी लंबाई L है, इसमें धारा I बह रही है, इसके भीतर यहाँ बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। इसके एक सिरे से P और ये दूसरे सिरे से हमने इस P बिंदु को मिला दिया। मान लीजिए एक सिरे से इसका अर्धशीष कोण θ1 और दूसरे सिरे से इसका अर्धशीष कोण θ2। तो हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। मान लीजिए यह बिंदु प्रणालिका के एक सिरे, मान लीजिए प्रणालिका CD है, तो इसके सिरे D पर यह बिंदु P आ गया। तो यहाँ एक सिरे पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो आइए यहाँ लिखते हैं, माना L लंबी प्रणालिका CD में प्रवाहित धारा I के कारण इसके भीतर बिंदु P माना L लंबी प्रणालिका CD में प्रवाहित धारा I के कारण इसके भीतर बिंदु P पर, माना हटा दीजिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI बटे 2 cos θ1 माइनस cos θ2। L लंबी प्रणालिका CD में प्रवाहित धारा I के कारण इसके भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया समीकरण 8। प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता है, ठीक। जहां इसको मिटा रहे हैं, जहां
θ1 व θ2 क्रमशः परिनालिका के शीर्ष C व D से बिंदु P पर बने अर्ध शीर्ष कोण हैं। ठीक, यदि यह प्रणालिका की लंबाई अनंत हो, अनंत लंबी प्रणालिका के लिए नंबर 1 अनंत लंबी परिनालिका के लिए आप सोचिए, ये C जैसे जैसे दूर अनंत तक जाएगा, आप देखिए धीरे धीरे, देख रहे हैं यहाँ है, तो यहाँ से अगर मिला दें तो थीटा छोटा हो रहा है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे C अनंत की ओर बढ़ रहा है, ये कोण θ1 छोटा हो रहा है। तो अनंत के लिए ये कोण θ1 बराबर 0 अंश व θ2। θ2 देखिए, जैसे जैसे ये D अनंत की ओर बढ़ेगा, ये कोण धीरे 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 θ2 बढ़ता जाएगा, अंत में बढ़ करके 180 अंश हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, C बाईं तरफ अनंत तक जाएगा तो θ1 कम होते होते 0 हो गया। D दाहिनी ओर अनंत तक जाएगा तो ये θ2 बढ़ते बढ़ते 180 अंश हो जाएगा। ठीक, इसलिए cos θ1 इक्वल cos 0 डिग्री इक्वल 1 व cos θ2 इक्वल cos 180 डिग्री इक्वल -1। cos शून्य अंश का मान 1 और जबकि cos 180 अंश का मान ऋण 1 होता है। त्रिकोणमिति से आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए समीकरण 8 से b बराबर μ0 n I बटे 2 cos θ1 की जगह cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह cos 180 अंश, यह बराबर हो गया μ0 n/2। ये हो गया cos शून्य अंश का मान 1 ऋण cos 180 अंश का मान ऋण 1। अब दो चिन्ह साथ नहीं रहेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बराबर आपको मिलेगा μ0 n बटे 2। ये हो गया 1, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन आ जाएगा 1, 1 और 1 मिलकर 2 और इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा। ये आपको मिल गया b इक्वल μ0 n। ठीक, ये है समीकरण 9। b इक्वल μ0 n। प्रणालिका के बीच में
चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल म्यू जीरो एन आई। ठीक, अब मान लीजिए कि यह बिंदु P मध्य में न होकर किसी एक किनारे पर हो, एक सिरे पर हो। नंबर 2, यदि बिंदु P डैश एक सिरे मान लीजिए D पर हो। जब एक सिरे D पर हो जाएगा तो आप देखिए, अब D को हम P डैश से मिलाएंगे तो आपका ये θ2 जो है ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, जब ये इधर पहुंच गया तो ये θ2 90 अंश हो गया। तो यहाँ आप देखें तो P डैश के लिए तो यहाँ θ1 तो 0 हो गया और θ2 90 अंश हो गया। यहाँ पर cos θ1 इक्वल cos 0 डिग्री इक्वल 1 व cos θ2 इक्वल cos 90 डिग्री इक्वल 0। ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, cos 0 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये मान अगर रखें अपने इस सूत्र में पुनः समीकरण 8 से, इसको मिटा रहे हैं। समीकरण 8 देखिए, यहाँ था मिटा दिए तो ये मिल गया B इक्वल म्यू जीरो एन आई अपान 2 कॉस θ1 की जगह 0 अंश माइनस कॉस θ2 की जगह 90 अंश। ये आ गया म्यू जीरो एन आई अपान 2 कॉस 0 अंश का मान 1 ऋण कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक, तो इस ढंग से ये आ गया B इक्वल म्यू जीरो एन आई बाई 2। तो आपने देखा कि धारावाही प्रणालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र उसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र का देखिए आधा होता है। अतः धारावाही प्रणालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र बीच के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है।
ठीक, और ध्यान दीजिए, जिस प्रकार संधारित्र वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का एक साधन है, जिस प्रकार संधारित्र एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का एक साधन है, ठीक उसी प्रकार धारावाही प्रणाली का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने का एक साधन है। ठीक, आपसे बताया गया जिस प्रकार संधारित्र एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का एक साधन है, ठीक उसी प्रकार ये धारावाही प्रणाली का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने का एक साधन है। चलिए, ये समाप्त हुआ। थैंक्स, धन्यवाद।